नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। बात होगी उत्तराखंड की। उत्तराखंड के चमोली में बर्फीले तूफान का कहर देखने को मिल रहा है। बता दें आपको, ये बर्फीला तूफान जो है वो तबाही मचा रहा है। इसका तांडव लगातार देखा जा रहा है। उत्तराखंड के चमोली में एवलांच को आए 24 घंटे से ज्यादा हो गए। अभी कुछ मजदूर फंसे हुए हैं। 47 मजदूरों का रेस्क्यू कर लिया गया है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन प्रोजेक्ट में कुल 57 लोग काम कर रहे थे, जिसमें से 2 लोगों की छुट्टी पर थे। और बताया ये भी जा रहा है कि ये सभी एवलांच की चपेट में आ गए। हालांकि 47 लोगों को निकाल लिया गया है, लेकिन अभी भी कुछ फंसे हुए हैं। सेना, आईटीबीपी, बीआरओ, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। मौसम चुनौती बना हुआ है। सेना का MI-17 हेलीकॉप्टर स्टैंड बाय पर है। जैसे ही मौसम ठीक होता है, रेस्क्यू ऑपरेशन तेज हो जाएगा। वहीं सीएम धामी चमोली में ग्राउंड जीरो पर पहुंच गए और रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा ले रहे हैं। बचाव अभियान की जानकारी अपडेट होते हुए उत्तराखंड के आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा है कि फंसे हुए मजदूरों को जो है वो बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। चमोली जिले के ऊंचाई वाले गांव माझा माड़ा के अंदर हिमस्खलन के कारण कुल जो है 55 BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन श्रमिकों में से 47 को बचा लिया गया है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा है कि माड़ा के निकट हुए हिमस्खलन में फंसे हुए श्रमिकों को बाहर निकालने के लिए चलाए जा रहे राहत और बचाव अभियान के क्रम में कई श्रमिकों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है और बाहर निकाले गए श्रमिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जा रही है। ऐसे में गंभीर रूप से घायल 3 श्रमिकों को आर्मी चिकित्सालय जोशीमठ में उपचार के लिए भेज दिया गया है। अभी कुल 47 श्रमिकों का सफल रेस्क्यू किया जा चुका है। फंसे हुए अन्य श्रमिकों को भी जल्द से जल्द सुरक्षित बाहर निकालने के लिए कार्य किया जा रहा है। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जारी सूची के अनुसार फंसे हुए मजदूर बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और जम्मू कश्मीर सहित अन्य राज्यों से यहां पर रह रहे थे। पीएम मोदी ने सीएम धामी से बात की है। सीएम धामी ने हर संभव मदद का भरोसा भी दिया है और आपको बता दें कि ग्राउंड जीरो पर मौजूद है सीएम धामी। उत्तराखंड के चमोली में टूटा है ग्लेशियर और मजदूरों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। जिंदगी बचाने की जद्दोजहद भी लगातार की जा रही है। तो बर्फीले तूफान का कहर लगातार जारी है। तबाही का बर्फीला तांडव देखने के लिए मिल रहा है। बर्फीले तूफान में फंसी हैं जिंदगियां और बर्फीला तूफान जो है उसने मुश्किल में कर दी है जान। और अब सिर्फ एक ही बात कही जा रही है कि बचा लो भगवान, क्योंकि जिंदगी बचाने के लिए जद्दोजहद लगातार जारी है और मजदूरों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन भी लगातार जारी है। उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर टूटा है और बता दें आपको कि सीएम धामी जो है वो चमोली में ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। हर संभव मदद का भरोसा प्रधानमंत्री ने भी दिया है और इस विषय पर तफसील से चर्चा करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ जेपी मैथानी जी हैं, पर्यावरणविद हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। कर्नल हरिराज सिंह राणा जी हमारे साथ हैं, पूर्व आर्मी ऑफिसर हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत कर्नल साहब आपसे करते हैं, क्योंकि जो हालात और जो स्थितियां हैं, कितना मुश्किल हो जाता है इस स्थितियों में स्थितियों को बेहतर करना, लोगों को बचाना। जो ये आपदा है जी। इस तरीके की उत्तराखंड में तो आती ही रहती हैं। हाँ हाँ। और क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है सियाचिन ग्लेशियर का और माना बद्रीनाथ एरिया में भी हमने काम किया है और पूरे बर्फ के अंदर काम किया है, जहाँ पे 15-15, 20-20 फीट बर्फ होती है और जहाँ पे पूरी बर्फ की पहाड़ियां होती हैं, क्रेविसेस होते हैं, उनके अंदर लोग चले जाते हैं, स्लाइडिंग होती है, एवलांच आते हैं। तो इससे बचने के लिए जो है हमारे पास में डिजास्टर मैनेजमेंट का एक अच्छा जरिया होना चाहिए, जो आज की डेट में उत्तराखंड में जहाँ पे कि सबसे ज्यादा आपदाएं आती हैं हिंदुस्तान में, कहीं देखो
हर तीसरे दिन कोई ना कोई एक आपदा आ जाती है। हम्म, तो अगर हमारे पास में डिजास्टर मैनेजमेंट का एक अच्छा जरिया हो, और मैंने शायद एक बार सजेस्ट भी किया था सरकार को कि जैसे टेरिटोरियल आर्मी है और एक इको टास्क फोर्स है, आजकल गंगा टास्क फोर्स बन रही है, उसी तरीके से उत्तराखंड के लिए जो मेन इलाके हैं जैसे पिथौरागढ़ का एरिया हो गया, कुमाऊं का, गढ़वाल का, तो जी, इन इलाकों के लिए अगर इको टास्क फोर्स होती है जिसमें एक्स सर्विसमैन होते हैं और उनको डिजास्टर के बारे में पूरा ट्रेनिंग होती है, और उसके अंदर जो मेडिकल जो एड्स होते हैं उसका भी होता है। जैसे मैं आपको एक रिमाइंड कराता हूँ, 16 जून को 2013 को आपदा आई थी जो बद्रीनाथ केदारनाथ में। जी, जी, उस टाइम पे जो सीएम साहब ने और दीपक ज्योति गिल्डियाल साहब थे, उनके आईजी थे पुलिस के, और उनके एडवाइजर भी थे, वो लोग मेरे पास में आके बैठे थे, मैं कमांड कर रहा था इको टास्क फोर्स। तो मैंने उन लोगों को बताया कि आपदा से निपटने के लिए, क्योंकि छोटी मोटी आपदा नहीं, बहुत बड़ी आपदा है, इसमें आपको पानी भी सप्लाई करना पड़ेगा, इसमें आपको ग्लूकोज भी देना पड़ेगा, जो हैजा ये वो इस तरीके की जो दवाइयां हैं वो सारा होना चाहिए। तो हमारे पास में अगर इको टास्क फोर्स के जैसे आपदा के लिए निपटन के लिए अगर हमारे पास में कोई टास्क फोर्स होती है और उनको अगर ये ट्रेनिंग होती है, और अलग अलग इलाके की, क्यों पिथौरागढ़ में कोई आपदा आती है तो उत्तरकाशी से कोई नहीं जा सकता, तो ये जो अलग अलग एरियाज के लिए अगर हमारे पास में टास्क फोर्स होती हैं तो वो कारगर उसके लिए एकदम इंतजाम कर सकते हैं, उसके ऊपर रेस्पॉन्स कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्विक रिएक्शन की जरूरत होती है इन चीजों में। और सरकार के पास में भी कम से कम ऐसे हेलीकॉप्टर वगैरह या जैसे एयरफोर्स सपोर्ट वगैरह वो तो मिल ही जाती है। जो ये अपना केदारनाथ में जो आपदा आई थी उस टाइम पे मैंने बोला था हिंडन सबसे नजदीक है, तो सरकार ने बात किया उस टाइम पे, प्राइम मिनिस्टर से भी बात हुई थी, और फॉरेन हेलीकॉप्टर सपोर्ट, नेवी सपोर्ट, जो भी है सपोर्ट्स मिल गए थे। तो लेकिन अगर हमारे पास में सबसे जरूरी, मैं तो सरकार से ये एक और आपके माध्यम से एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि टास्क फोर्स होनी चाहिए जो आपदाओं से निपटने के लिए सक्षम हो, क्योंकि कहीं तो गाड़ी गिर जाती है खाइयों में, बहुत टाइम मिल जाता है, रेस्क्यू टाइम पे बिल्कुल, मिल क्योंकि जाए इस तो तरह लोगों की की जान आपदा बचाई जा उत्तराखंड में सकती आती रहती है और अक्सर हम देखते हैं कि आपदाएं जो हैं वो जाहिर तौर पे दिक्कतों को बढ़ा देते हैं। इस वक्त पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। में अपना योगदान कर रहे हैं, बचाव में लगे हुए हैं। इसमें सेना के लोग हैं, आईटीबीपी के हैं, एनडीआरएफ के हैं, बीआरओ है, आपदा प्रबंधन के लोग हैं, अग्निशमन वाले हैं, हमारी पुलिस है, खाद्य विभाग के लोग हैं, स्वास्थ्य विभाग के लोग हैं, वायुसेना, थल सेना, सभी उस पर अपना काम कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर भी पर्याप्त मात्रा में है। लगभग 23 के आसपास लोगों को, जो 47-48 लोग हैं, उनमें से 23 लोगों को अभी तक वहां से माणा से जोशीमठ लाया जा चुका है और उनको हॉस्पिटलों में भर्ती कराया गया है। कुछ लोगों की हालत थोड़ा सा ज़्यादा, चूँकि रात भर ठंड के कारण से, उसके कारण से एवलांच में आसपास अपने को बचाने के समय चोट भी लगी है, लेकिन फिर भी अधिकांश लोग अभी ठीक हैं। और जो बचे हुए 7 लोग हैं उनको भी जल्दी ही निकालने के लिए युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। यहाँ से भी सभी तैयारियाँ की गई हैं। MI हेलीकॉप्टर भी हमारे तैनात हैं। मौसम जैसे ही ठीक होता है, क्योंकि माणा का जो बड़ा वाला हेलीपैड है वो, उसमें काफ़ी ज़्यादा बर्फ जमी हुई है। छोटे से ऑपरेशन किया जा रहा है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी आज प्रातःकाल पूरे रेस्क्यू अभियान से लेकर पूरी घटना की जानकारी ली है और पूरे प्रदेश के बारे में भी ली है, और हर संभव उन्होंने सहायता के लिए कहा है कि किसी भी प्रकार की कोई भी सहायता एजेंसियों की केंद्र के स्तर पर जहां भी चाहिए वहां पर वो सहायता उपलब्ध कराएंगे। और प्रदेश में अन्य स्थानों पर भी, चूँकि ऐसे काम चल रहे हैं जहां पर हाई एल्टीट्यूड पर हमारे बहुत सारे निर्माण कार्य चल रहे हैं, तो वहाँ पर सभी को जो है अलर्ट के लिए बता दिया गया है कि इस समय में, चूँकि ये जो फरवरी और मार्च का ये समय होता है, इस समय एवलांच की अत्यधिक संभावनाएं होती हैं, तो उनको सबको अभी सुरक्षित स्थानों पर कर दिया जाए। और ज़रूरत हो तो इस समय कहीं पर अगर काम
रोक भी दिया जाए तो कुछ दिनों के लिए अगर रोकने की आवश्यकता है तो उसको रोक दिया जाए। जो भी ऐसे स्थान है सभी को बता दिया है। कुछ जगह पर हाँ ये जरूर है कि जब मैं एरियल सर्वे वहाँ से कर रहा था तो अलकनंदा जी में बिल्कुल भी पानी का बहाव ऐसा लग रहा है कि रुक गया है बर्फ के कारण। तो उसके लिए हमारे जो ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जो ऐसे जो आपदा के समय में या इस प्रकार की जो रिसर्च करते हैं जैसे बालिया इंस्टीट्यूट हैं, अन्य इंस्टीट्यूट हैं, उनको भी वहाँ पर भेजेंगे। वो भी अपना एरियल सर्वे करेंगे जिससे कि आगे जो है किसी प्रकार की कोई हानि न हो जहाँ भी ज़्यादा बर्फ जमी है। और जो हमारे पर्यटक भी आए हुए हैं उनको भी जानकारी दे रहे हैं। उनके लिए भी कहा गया है कि वह भी जो है क्योंकि इस समय मौसम इस प्रकार से अचानक खराब हुआ है, जब तक मौसम विभाग आगे की भविष्यवाणी न करे तब तक वो अपनी यात्रा थोड़ा इसके जो मौसम के अनुसार ही अपनी यात्रा का शेड्यूल बनाए। जी हाँ, तो आप सीएम पुष्कर सिंह धामी को सुन रहे थे जो कि साफ तौर पे बता रहे हैं कि हर वैकल्पिक इंतजाम किए जा रहे हैं और किसी भी तरह की दिक्कतें लोगों को ना हो उसके लिए जो भी ज़रूरी कदम है वो उठाए जा रहे हैं। खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जेपी मैथानी जी, देखिए अक्सर इस तरह की चीज़ें देखने के लिए मिलती है। आपदा को लेकर जो उत्तराखंड है वो जाहिर तौर पर वक्त पर ये झेलता रहता है। कई आपदाएं उत्तराखंड में लोगों ने देखी है, उत्तराखंड ने झेली है। क्या वजह इसकी मुख्य आप समझते हैं? क्योंकि पहाड़ी इलाका इसमें कोई दो राय नहीं है और वहां पर इस तरह की दिक्कतें होनी लाजमी हो जाती है, लेकिन उसके लिए क्या वैकल्पिक उपाय पहले से ही सरकार को सोच के रखना चाहिए? क्या लगता है कि प्रशासन की तरफ से उस तरह के ठोस कदम होने चाहिए जो कि नहीं हो पाते, जिस बात का जिक्र अभी राणा साहब कर रहे थे? नमस्कार मैडम जी नमस्कार। पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा कि जो ओवरऑल जो ग्लोबल फेनोमेना है क्लाइमेट चेंज का, हाँ। उसकी वजह से जो हमारे यहाँ जो वेस्टर्न डिस्टरबेंस की एक्टिवेशन होता था, यानी पश्चिमी विक्षोभ जो हमारे यहाँ बहुत ज्यादा एक्टिव रहता था वो अधिकतर रहता था दिसंबर जनवरी। लेकिन अभी पिछले 2-3 लगभग 5 वर्षों से वेस्टर्न डिस्टरबेंस खिसक गया है फरवरी से मार्च अप्रैल तक। कुछ दिन पहले उत्तराखंड में देहरादून में या मैदानी क्षेत्रों में दोपहर का तापमान सामान्य से बहुत अधिक था और ऐसा लगता था जैसे गर्मी जैसे आ गई हो। और लेकिन सुबह और शाम अपेक्षाकृत अन्य वर्षों की काफी ठंडा रहता था। तो वेस्टर्न डिस्टरबेंस की एक्टिविटी जो है वो दिसंबर जनवरी की बजाय फरवरी मार्च अप्रैल को आगे खिसक गया। और ये जो माणा की घटना है, ये माणा गांव और माणा गांव का जो एंट्रेंस का गेट है जहाँ पे लिखा हुआ है कि भारत के प्रथम या अंतिम गांव में आपका स्वागत है, उसके बीच बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन सीमा सड़क संगठन के लेबर वहाँ पे उनका कैंप था और ऊपर से एवलांच आया है। एवलांच क्या है? एक तरह की फ्रेश बर्फ है जो पुरानी बर्फ के ऊपर जमी रहती है या फ्रेश बर्फ का डिपोजिशन यानी घनत्व या भार अधिक होने के कारण वो पुरानी बर्फ भूमि के सतह, मिट्टी के सतह, इस पर नई पड़ी हुई बर्फ फिसलने लगती है, उसी को एवलांच कहते हैं। और जब एवलांच आता है तो बहुत तेज शोर मचता है, हवाएं चलती है। यही घटनाक्रम हमको जो पता चला है, माणा में भी एवलांच आया। इसको ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि ग्लेशियर टूट गया। जिस स्थान पे मजदूरों के कैंप थे या वो थे उसके ऊपर तो सड़क मार्ग आदि जाता है, तो उसके ऊपर कोई पुराना ग्लेशियर डिपोजिट नहीं था। ग्लेशियर में बर्फ आइस के रूप में होती है जो पाले गिरने की वजह से हार्ड से और कठोरतम हो जाती है। तो ये एक बड़ा बेसिक फर्क है एवलांच और ग्लेशियर में, इसको समझना जरूरी है। ओवरऑल ग्लोबल सिनेरियो में बर्फ और क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड शोध कार्य और उनके संबंधित एडवाइजरी जो आपने विकल्प की बात की थी, उन एडवाइजरी को समय समय पर गंभीरता से जारी नहीं किया जाता, जिससे इस तरह की एजेंसियां जो संकटग्रस्त क्षेत्रों में रिस्की जोन में निर्माण कार्य कर रहे होते हैं, उदाहरण के लिए सेना हो गई, सीमा सड़क संगठन हो गया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इनके ठेकेदारों को, इनके इंजीनियर्स को एडवाइजरी जारी होनी चाहिए कि ऐसे समय में ऐसे स्थानों से कैंप को शिफ्ट कर लें
या वहां से अपने मानव संसाधनों और मशीनरियों को हटा दें। ये थोड़ा सा भूल होती है, अक्सर हमने अधिकतर उसमें देखा। माणा ग्लेशियर से होने वाले नुकसान को केदारनाथ की आपदा से तुलना नहीं किया जा सकता, क्योंकि केदारनाथ तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर था। चोराबाड़ी ग्लेशियर में ग्लेशियर फट के आया, वहां पे ग्लेशियल फेनोमिना थी और ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड था। लेकिन माणा में तो एवलांच आया और जिस जगह पे मजदूर लोग कैंप आदि लगा के रह रहे थे, वह जगह आपदा की दृष्टि से संवेदनशील थी। ऐसे स्थानों पर कैंप या ह्यूमन सेटलमेंट नहीं होने चाहिए। ये तो बीआरओ को भी पता होना चाहिए था। बिल्कुल। तो इस वजह से थोड़ा अनदेखा किया गया। मानो देखिए, आप देखेंगे इसमें बिहार के 10 से ज्यादा लेबर हैं, हिमाचल प्रदेश के 7 है, पंजाब से 1 है, उत्तराखंड से 11-12 लोग हैं, जम्मू कश्मीर से 1 है, उत्तर प्रदेश से 11 है। 10 लोगों के एड्रेस उस लिस्ट में है नहीं, तो क्या ठेकेदार इनके डाटा अपडेट रखता है? क्या ठेकेदार के पास जो इतने रिस्की जोन में काम कर रहा है बीआरओ, उनके पास सैटेलाइट फोन होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? अभी अगर वहां पे संचार सुविधा होती तो मजदूर अंदर से फोन करके अपनी बात बता सकते थे, हम किस स्थिति में हैं, क्या है। लेकिन ये सुविधाएं होती नहीं और इस वजह से बहुत परेशानियां झेलनी पड़ती है। और आखिरकार प्राकृतिक आपदाओं में तो गरीब आदमी मारा जाता है। तो जो सुखी संपन्न है, जो वेल ऑफ है, उनको तो कुछ नहीं हो रहा। असली चैलेंज इसके बाद है जो 6 या 7 लोग अभी तक जिनको रेस्क्यू नहीं किया गया। इन मजदूरों को कई तरह की बीमारी हो सकती है, गैंग्रीन हो सकता है, इनके कोई इंटरनल इंजरी हो सकते है, टिश्यू रप्चर हो सकता है, लिम्ब मतलब फ्रैक्चर्स वगैरह हो सकता है। 1-1, 1.5, 2-2 साल तक इनको सामान्य होने में लग जाएगा। इनके परिवार का कौन इनके लिए जीविकोपार्जन का सहयोग करेगा? जैसे कर्नल राणा सर ने भी बताया, तो हर इस तरह के मजदूरों को नौकरी पे लेने से पहले उनको फर्स्ट एड और क्या कहते हैं आपदा प्रबंधन का 3-4 दिन का प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए। उनके पास वो सेफ्टी इक्विपमेंट भी होने चाहिए। बिल्कुल, जाहिर तौर पे तमाम चीजें तो इन्हें उपलब्ध करानी चाहिए। लेकिन राणा साहब ये बताइए कि देखिए, बर्फबारी में रेस्क्यू ऑपरेशन ये कितना चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि जरूरी जो उपकरण होते हैं वो तो जाहिर तौर पर नहीं होते आर्मी के पास, है ना। और जिस बात का आपने जिक्र पहले भी किया कि कुछ चीजें जो हैं उस पर जाहिर तौर पे काम करने की जरूरत है। लेकिन ऐसे में एक चुनौती कितनी बड़ी होती है उस वक्त जब स्नोफॉल हो रही होती है, बर्फबारी हो रही होती है, उस बीच रेस्क्यू ऑपरेशन होता है, सेना के लिए कितनी बड़ी चुनौती होती है? देखिए, जो बद्रीनाथ और माना के इलाके में हम लोगों ने बद्रीवन बनाया था, तकरीबन 7-8 साल हम लोग वहाँ रहे थे। हाँ। और बर्फ, ये क्या नाम है, सर्दी के टाइम पे पूरा जो रास्ता है वो कट ऑफ हो जाता है। हाँ। वहाँ पे कोई भी नहीं जा पाता। कुछ साधु संत रहते हैं, हमारे इको टास्क फोर्स के लोग रहते थे और गढ़वाल जो स्काउट्स हैं उनके लोग रहते थे। और मैं आपको बता दूं कि हेलीकॉप्टर से भी वहां पे उनका सामान संसाधन पहुंचाना सर्दियों में बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जैसे सुबह सूरज निकलता है वो भाप बनने लगती है और भाप ज्यादा घंटे, तो मतलब आप समझो 7 बजे 8 बजे के करीब वहां पे सुबह के टाइम में बर्फबारी शुरू हो जाती है। तो हेलीकॉप्टर जाना भी वहां पे बहुत मुश्किल हो जाता है आपदाओं के टाइम पे या सर्दियों के टाइम पे। और अभी सर्दी का मौसम है वहां पर, तो ये हम लोग ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर में भी थे, वहां पे भी सेम इससे ज्यादा था। और ये मैं 85-86 की बात बता रहा हूँ, हमारे तकरीबन 26 लोग जान से मारे गए थे, जो ज्यादा 9 लोग तो एक ही दिन अवलांच में दब गए थे। और उनको निकालना मतलब मैं आपको बताऊं, जैसे एक समुद्र में एक कील को ढूंढना या पिन को ढूंढना, उस तरीके से उसके लिए हमारे पास में आर्मी में ट्रेंड कुत्ते वगैरह भी होते थे और कुछ जवानों को भी ऐसी स्पेशल ट्रेनिंग दे रखी होती। जैसे मैं बताऊं, एक झोपड़ी बह गई थी और उसमें नीचे एक जिंदा कैप्टन था, डॉक्टर साहब। उसको मालूम चला कि ऊपर कोई आ रहे हैं, तो नीचे से उसने बांस मारना शुरू किया हट में।
वहां पे थोड़ी हलचल हुई, खोदा, वो बंदे को निकाल लिया। उसकी अच्छी किस्मत है, रीडर्स डाइजेस्ट के अंदर उसकी पूरी कहानी भी आई थी। तो मैं ये बातें बता रहा हूँ, ये देख के कि देखो लेबर वहां पे काम कर रही है, क्योंकि सड़क बनाने का, राजमार्ग बनाने का काम चल रहा है जो नेशनल इंटरेस्ट में है। ये आपदाएं आपदा तो आएंगी, हम रोक नहीं सकते आपदाओं को, ये नेचुरल कैलेमिटीज हैं, ठीक है। और नेचुरल कैलेमिटीज को रोका नहीं जा सकता, लेकिन हाँ, उनसे बचने की तैयारियां की जा सकती हैं। हाँ। जैसे हमारे पास में हर ऐसे स्टेशन पे जो आपदा के उसके प्रबंधन में चीजें आती हैं, जैसे ड्रोन होने चाहिए, उनको ड्रोन को ट्रेंड लोग होने चाहिए जो ड्रोन को उड़ा के बता सके कहाँ पे क्या हो रहा है। रोप्स, लेडर, ऑक्सीजन, मेडिकल फैसिलिटीज, ट्रेंड मैन पावर, ये सब चीजें होनी चाहिए। और खास तौर पे माना जैसे इलाके में या मलारी के इलाके में या जो उत्तरकाशी है या जोशीमठ है, जो हाई रीचेस में जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, वहां पे हमारे पास में सरकार की ये मंशा होनी चाहिए कि हम जरूर आने के बाद में हम काम करेंगे। वो मैं उस बात को कोई ट्रेंड नहीं मानता कि वो एक बहुत अच्छी बात है। हम तो ये कहें कि हमारे पास में संसाधन वैसे हों, उस जगह पे हों की जरूरत पड़ने पे हम उनका बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं सर, संसाधन तो मौजूद होने ही चाहिए, क्योंकि अगर इस तरह की कोई भी दिक्कत आती है तो उससे कम से कम निपटा जा सके और बेहतर तरीके से निपटा जा सके। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बर्फीले तूफान का कहर लगातार जारी है, लेकिन अभी तक बताया जा रहा है कि 47 श्रमिकों को बाहर निकाल लिया गया है, जबकि 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, बाकी जो श्रमिक है उनको बचाने की जद्दोजहद भी लगातार की जा रही है। खुद सीएम धामी वहां पर मौजूद है, चमोली में ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और प्रधानमंत्री से भी बातचीत हुई है। प्रधानमंत्री ने भी हर संभव मदद का भरोसा दिया है। खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।